हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हमने जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है कावेरी, उसका चैप्टर 2 जो पोयम है, पोयम जिसका नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन समझी थी। आज हम बात करेंगे इसके जो की वर्ड हैं उनके बारे में, और की वर्ड और जो है जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसके कीवर्ड्स की बात करते हैं, जो कि कीवर्ड्स को पढ़ेंगे और उनका जो है मीनिंग क्या होगा वो हम जानेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है वो हमने पार्ट 1 में कवर कर रखी है इसकी एक्सप्लेनेशन। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसके एंड में मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहला जो वर्ड है, पहले वर्ड में देखेंगे कि जो आया है कि ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशंस मीन्स होता है ऑक्यूपेशंस या फिर जॉब, ठीक, जिसको हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि काम धंधा, काम धंधा कह लीजिए, ऑक्यूपेशन को बोलते हैं हिंदी में व्यवसाय। सेकंड वर्ड है यहाँ पर मीरियड्स। मीरियड्स मीन्स होता है असंख्य, ये दिया गया इसका हिंदी वर्जन। और असंख्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं अनकाउंटेबल और या फिर इननंबरेबल। तो इनको भी आप बच्चों याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पेपर होता है पीरियोडिक टेस्ट 1, 2, 3 या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें डायरेक्ट सिनोनियम्स पूछ लिया जाता है। तो आपको सिनोनियम्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको यदि आप याद करते हैं कहीं लिखते हैं तो आपको आसानी होगी। मीरियड्स मतलब होता है इननंबरेबल या अनकाउंटेबल। एक वर्ड यहाँ दिया गया ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है कलर या फिर शेड। शेड मीन्स छाया या रंग, ठीक। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है हिंदी में बात करें तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ काम करना। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी से चीजों को बनाता है विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, गणितीय शुद्धता के साथ। आप देखेंगे कारपेंटर जो भी चीजें बनाता है उसमें एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी, करेक्टनेस का होना जरूरी है, नहीं तो उसके द्वारा बनाई गई चीजें खराब या गलत भी बन सकती है, ठीक है। तो कारपेंटर के लिए देखो, भले ही वह कम पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा हुआ ना हो, लेकिन फिर भी वह अपने काम में मैथमेटिकल प्रिसीजन का यूज करता ही करता है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है उसके काम के लिए। तो प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी या करेक्टनेस। अब हम आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ लिखा गया है द शू मेकर्स अफर्मिंग। अफर्मिंग का मतलब होता है कि टू डिसाइड डिक्लेयर पॉजिटिवली, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे अफर्मिंग मीन्स टू डिक्लेयर पॉजिटिवली। और डिलीशियस मीन्स होता है माउथ वाटरिंग को, जैसे आप कई बार बोलते हैं कि आज जो खाना बना है द फूड वाज डिलीशियस, मतलब कि डिलीशियस मतलब कि ऐसा खाना कि जिसको देखने मात्र से ही आपके मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माउथ वाटरिंग। तो ये आप वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी तरफ। क्वेश्चन दिया गया चेक योर अंडरस्टैंडिंग। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने क्या करना है, पोम पढ़ी है हमने, तो उसके बेस पर हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यदि फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमने उसको रेक्टिफाई भी करना है, ठीक है जी। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो दी गई है कि ये जो पोम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, ये क्या करती है बेसिकली, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ये क्या करती है कि पोएम हाईलाइट्स करती है स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं लोग, सपोज दैट कॉबलर, ठीक है, मैसून या फिर टेलर, फार्मर, ये क्या है, इनके पास एक स्किल है। तो इसी स्किल को पोम में हाईलाइट किया गया है। यदि आपने पोम पढ़ी है तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं देख पढ़ी है तो आप जो है वीडियो, जो इस वीडियो के एंड में मिलेगा, उसको देखकर भी आप पूरी पोएम को समझ सकते हैं। तो हम इसको कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट है। इस पोएम में हाईलाइट किया गया है कि जो हमारी सोसाइटी में क्राफ्ट पर्सन है उनकी स्किल्ड को, उनके वर्क को हाईलाइट किया गया, इसको हम कहेंगे ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, द पोएट शेयर दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया था, ल्यूट, ठीक है। पोएम में एक वर्ड यूज किया गया ल्यूट। तो ल्यूट वर्ड जो यूज किया गया है, बताया गया कि जो म्यूजिशियंस होते हैं वो ल्यूट प्ले करते हैं। ल्यूट इज एन म्यूजिकल एन इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूजिक फील्ड में यूज किया जाता है। तो म्यूजिशियंस क्या करते हैं, वो ल्यूट के
जो प्ले करके अपने एक्सप्रेशंस जो है सॉरी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज दिस वन इज आल्सो ट्रू। द कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क, लॉजिकल वर्क के लिए नहीं बल्कि मैथमेटिकल प्रिसीजन। यहां पर ये स्टेटमेंट जो है रोंग है, लॉजिकल वर्क के लिए उनको जो है एडमायर नहीं किया गया है पोएम में, बल्कि पोएम में कारपेंटर को मैथमेटिकल प्रिसीजन के लिए जो है एडमायर किया गया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो हमने क्या करना है, द कारपेंटर इन द पोएम आर एडमायर फॉर देयर मैथमेटिकल प्रिसीजन, ये हमने इसको रेक्टिफाई करके लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज द पोएम pays homage to shopkeepers who manufacture quality footwear. Yes, this one is also true. जो शू मेकर होते हैं वो अफर्म करते हैं कि वे क्वालिटी फुटवेयर बनाते हैं। नेक्स्ट द पोएम सेलिब्रेट द पैट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत, नहीं पैट्रियोटिज्म नहीं, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की बात नहीं कही गई है यहाँ पर। यहाँ पर तो बात की गई है कि जो वोकेशंस हैं, वोकेशंस या फिर जो स्किल्ड पर्सन है उनकी बात की गई है, ठीक। तो हम इसमें कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें इस पोएम में कहीं पर भी पैट्रियोटिज्म की बात नहीं हुई है, बल्कि ये जो स्टेटमेंट करेक्ट करनी है तो हम कहेंगे इसके लिए कि इस जो है पोएम में द डिग्निटी ऑफ लेबर और वैलिड वैकेशन को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो इसके लिए हम करेक्ट जो स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द पोएम पेज द पोएम सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करती है, द डिग्निटी ऑफ, किस चीज की डिग्निटी, लेबर, ये लिखेंगे द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड जो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के काम धंधे हैं उनके बारे में ये पोएम जो है सेलिब्रेशन करती है। नाउ नेक्स्ट इज द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशंस डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, बट यस एज पर द पोएट इस पोएम में यही बताया गया है कि ईच वोकेशन जो है डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, हमें हर एक काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, काम हमेशा जो है काम है और उसकी हमें उस काम को करने वाले की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो सेवेंथ स्टेटमेंट होगी ट्रू। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है कि लेट अस अप्रिशिएट द पोएम। अब यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसका यहाँ लिखा गया राइम स्कीम एंड लिनिएशन, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइम स्कीम का मतलब क्या है, व्हाट इज मींट, कि इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें बताना है कि पोएम के अंदर जो है किस तरीके का राइमिंग पैटर्न यूज हुआ है। आपने 8th में 7th में पढ़ा ही होगा, या फिर हिंदी की टीचर आप लोगों को राइमिंग वर्ड के बारे में कभी ना कभी बताया ही होगा कि राइमिंग वर्ड इट मीन्स कि तुकबंदी वाले शब्द या तुकांत शब्द, कविताओं में तुकांत शब्द जो है यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि क्या इस पोएम में कहीं पर भी डज द पोएम स्ट्रिक्टली अडहेयर टू अ राइमिंग स्कीम और इट इज अ फ्री वर्जन। देखो यदि हम बात करें पोएम की तरफ जाएं तो इस पोएम में कहीं पर भी किसी तरीके से हम कहेंगे कि राइम स्कीम यूज नहीं हुई है। कैसे, देखो जैसे यहाँ सी लिखा है, यहाँ होम लिखा है, एल्स, हियर, तो इनमें कहीं पर भी जो है राइमिंग नहीं बन रही है। तो हम जब कहीं पर भी पोएम में राइमिंग नहीं फिट बैठती है तो हम उसको कहेंगे कि वो पोएम जो है वो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन। तो ये जो पोएम है ये फ्री वर्जन में लिखी गई है। द पोएम डज नॉट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू अ राइमिंग स्कीम। इफ वी टॉक अबाउट द पैटर्न, कहाँ गया ये रहा वर्जन, तो इट इज इन अ फ्री वर्जन। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे नो, द पोएम डज नॉट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द राइमिंग स्कीम, इट इज इन फ्री वर्जन। ठीक है, तो ये पहले का आंसर होगा। सेकंड है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द वेरिंग लेंथ ऑफ लाइन इन द पोएम। इट मींस कि जो पोएम में जो लाइनें यूज की गई हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं, है ना।
वेरिंग लेंथ, ठीक, जो पंक्तियों की जो कविता की जो पंक्तियां हैं उनकी लंबाई का यहाँ पर क्या प्रभाव है ये बताना, इतनी बड़ी बड़ी जो लाइनें दी गई हैं। तो इसके आंसर के लिए हम लिखेंगे, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, रब कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी हो। चलिए तो हम इसका आंसर लिखेंगे सेकंड का, द वेरिंग लेंथ ऑफ लाइन्स इन द पोम क्रिएट करती है क्या, क्रिएट अ नेचुरल, जस्ट वेट, नेचुरल एंड फ्लोइंग रिदम। ठीक है, तो जो यहाँ पर बात की गई है वेरिंग लेंथ, तो वेरिंग लेंथ क्रिएट करती है एक नेचुरल और एक फ्लोइंग रिदम, फ्लो में पोएम चलती है। इसके अलावा एक लाइन और हम ऐड कर सकते हैं कि इट ऑल्सो हेल्प द पोएट, किस चीज में हेल्प करती है, ये बड़ी बड़ी लाइनें पंक्ति जो दी गई है कविता की, इससे क्या होता है कि पोएट अच्छे से हर एक जो है वोकेशन को डिस्क्राइब कर सकता है, डिस्क्राइब ईच वोकेशन, गॉट इट। सो हम यहाँ पर ईच वोकेशन इन डिटेल्ड, ठीक है। और तो ये हम लिखेंगे, दोबारा से देखते हैं क्या लिखा है, द वेरिंग लेंथ ऑफ लाइन इन द पोएम क्रिएट अ नेचुरल एंड फ्लोइंग रिदम, इट ऑल्सो हेल्प द पोएट डिस्क्राइब ईच वोकेशन इन अ डिटेल। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड का। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या लिखा है, व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ बात की गई है कि जो पोएम है उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर यूज किया गया। देखो पोएम की बात करें तो एक बार फिर से पोएम की तरफ चलते हैं, यहाँ हर एक पोएम के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो सबसे पहले द लगा के बात की गई है, और ध्यान देंगे द और उसके बाद है किसी एक ऑक्यूपेशन की बात की गई है, द बोटमैन, द शॉप शू मेकर, और जो है द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन। तो हम इसके लिए यहाँ लिखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है, पैटर्न है जो पोएम में, उसकी यदि बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर, एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइन्स बिगिन विद, किसके साथ में शुरू हुई है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर, चाहे हम बात करें बोटमैन की, चाहे हम बात करें शेफ की, या फिर हम बात करें वुड जो कारपेंटर है, तो डिफरेंट वर्कर्स के बारे में बात की है। और साथ में ये बताया गया कि फॉलोड बाय व्हाट दे आर डूइंग और सिंगिंग, ठीक है, ये भी बताया गया है कि वे क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो वर्कर के बारे में बताया, फिर आगे पूरे सेंटेंस में ये बताया गया है कि वह वर्कर क्या काम कर रहा है। तो इस ये जो हर एक जो पोएम की लाइंस हैं उनमें सभी जगह एक तरीके से रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे दिस रिपीटेटिव स्ट्रक्चर क्या करता है, हाईलाइट करता है, highlights the variety of vocation in भारत। ये जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है पोएम में यूज किया गया है, ये हाईलाइट करता है कि भारत में तरह तरह के जो काम धंधे हैं, व्यवसाय हैं, उनको हाईलाइट करता है। तो ये हो गए पहले 3 क्वेश्चनों का आंसर। यहाँ जो है हमने बात करें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
अब हम बढ़ते हैं स्पीकर वाले कॉलम में। स्पीकर मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन द पोएम। जो पर्सन जो पोएम में बात कर रहा है पोएम के बारे में, उसको कहते हैं स्पीकर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हर और हिज रोल हियर। अब बात यहाँ की गई कि स्पीकर जो है क्या अपीयर करता है, ठीक, किस तरीके से दिखाया गया है पोएम में, और उसका पोएम में क्या रोल है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से समझ आए। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। पोएम में स्पीकर को किस तरह से दिखाया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे द स्पीकर स्पीकर appears to be a keen observer है, और कहेंगे लवर ऑफ their country who appreciates the hard working people of भारत। आपने देखा कि इस पूरी पोएम में जो पोएट है वो भारत देश के अंदर होने वाले तरह तरह के काम धंधों व्यवसायों के बारे में, देश के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो काम किए जाते हैं उनको बड़े ही कहेंगे कि कीन ऑब्जर्वर के तरीके से ऑब्जर्व करता है, चीजों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करता है। कीन ऑब्जर्वर होता है बच्चों जो चीजों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करे, और कहीं ना कहीं लवर भी है ऑफ देयर कंट्री, अपने देश से प्यार भी करता है। इसीलिए वो क्या करता है कि जो काम लोगों के द्वारा किए जाते हैं भारत देश में उनको अप्रिशिएट भी करता है। तो ये यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे द स्पीकर अपीयर्स टू बी अ कीन ऑब्जर्वर, लवर ऑफ देयर कंट्री, हु अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ क्या भारत। भारत के जो हार्ड वर्किंग पीपल है उनको क्या करता है, हम कहेंगे कि जो है अप्रिशिएट करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बात करें टोन एंड मूड। टोन क्या होती है? टोन मीन्स कि जो पोइट का एटीट्यूड है पूरी पोएम में, टोन मीन्स द पोइट एटीट्यूड। मूड होता है, मूड मीन्स इज फीलिंग, ठीक है, मूड मीन्स इज द फीलिंग। यहाँ पर बताना है कि इस पोएम में जो है पोइट का एटीट्यूड कैसा है। पोइट का एटीट्यूड तो हम बात करेंगे तो पोइट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सम्मान दे रहा है। जो भारत में तरह तरह के ऑक्यूपेशन या वोकेशन जो है लोगों के द्वारा किए जाते हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, कह रहा है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सेलिब्रेट भी कर रहा है, फर्स्ट लाइन में लिखा गया है आई सेलिब्रेट, इस तरीके से, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमें जो है ब्लैंक फिल करने। ऑप्शन में क्या है? सीरियस, सीरियस मीन्स किसी चीज को लेकर गंभीर होना। सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेटरी का मतलब होता है कि किसी चीज के प्रति सम्मान देना, ठीक है, ये हो गया सेलिब्रेटरी, मतलब कि किसी चीज को जश्न की तरह से मनाना। होस्टाइल्स का मतलब होता है, होस्टाइल को हम कहेंगे कि किसी चीज के प्रति विरोध करना, होस्टाइल। रेवरेंशियल, रेवरेंशियल का मतलब होता है कि किसी का सम्मान करना। जॉयफुल मतलब आनंदमयी, और सिंपैथिक मतलब होता है किसी चीज के प्रति सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना। अब पोएम में किस तरीके की टोन है वो देखते हैं। पोएट की टोन, द टोन इज डैश एंड डैश depicting a sense of admiration and respect for the artisans and craft persons। तो इस पूरी पोएम में जो है हम कहेंगे कि पोएट के मन में जो है आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन के प्रति सम्मान है, और वह उनकी रेस्पेक्ट करता है, ठीक। और सम्मान के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज रेवरेंशियल। जस्ट वेट, रेवरेंशियल, और क्या है? सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेटरी जो है टोन है, क्योंकि वह हर एक काम को सेलिब्रेट कर रहा है इन दिस पोएम। देयर इज अ डैश मूड, मूड कैसा है? तो जॉयफुल मूड। खुश है
लोगों से, क्योंकि वो देखता है कि हमारे देश में जो है हमारे देश का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, स्किल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचनेस है। ठीक, तो इसी चीज़ के लिए वह जॉयफुल मूड में है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है बच्चों, बात की जाए इमेजरी को हम हिंदी में बोलते हैं बिंब योजना या चित्र योजना। ये कुछ वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि कविता में कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करना कि जिसको पढ़कर हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट होती है। ठीक है ना, जो रीडर्स होता है, पोएम को रीड करने वाला होता है, उसके मन में एक पिक्चर क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं इमेजरी। तो यहाँ लिखा गया है सेलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पोएम दैट इवोक विजुअल इमेज। तो कोई दो डिस्क्रिप्शंस हमने लेने हैं पोएम में से, जिनको पढ़ते ही जो रीडर है उसके माइंड में कोई पिक्चर क्रिएट होती है। ठीक, तो हम चलेंगे पोएम की तरफ। दो ऐसी स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है जिनसे हमारे मन में क्या हो कि एक तरीके से हम कहें कि उसका चित्र उभर कर सामने आए। तो फर्स्ट जो लाइन है बच्चों वो है कि यहाँ पर बात की गई द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स। मतलब कि जो बोटमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेट को, जाल को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द शोर, समुद्र के किनारे से, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क। और वो क्या करते हैं, बोट को चलाते हैं और जो है जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ गुनगुनाते भी है। रिटर्न टू टेल द टेल ऑफ द लाइफ ऑफ सी। और जब वे वापस होते हैं तो वापस आने पर समुद्र के जो लाइफ है उसकी कहानियां सुनाते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो पंक्ति है द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चित्र बनता है कि जो बोटमैन्स हैं वो नेट को इकट्ठा कर रहे हैं। वे कहीं ना कहीं सी शोर पर खड़े हैं, समुद्र किनारे हैं, मछली पकड़ी है, उसके बाद वो अपने नेट को इकट्ठा कर रहे हैं। और जो है जब ऐसी इमेज क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके पास बोट है, बोट को कोई जो है चला रहा है। ठीक, तो इस तरीके का पिक्चर यहाँ पर हम कहेंगे इमेजरी जो स्टेटमेंट हमने ढूंढनी थी। तो पहली तो हो गई है हमारी ये। ठीक है, तो सेकंड है, हम कहेंगे बात, ऊपर एक पॉइंट जो है पोएम में एक स्टेटमेंट दी गई है, ये है जी, ये रहा। इनको मिटा देते हैं सो दैट हमें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ लिखा गया है दोज ऑफ क्राफ्ट पर्संस ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वोवन विद कलर्स एंड myriad ह्यूज। ठीक, कि जो क्राफ्ट पर्सन है वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी क्राफ्ट को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने डिफरेंट myriad ह्यूज मतलब असंख्य रंगों से जिसको उन्होंने रंग दिया है। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन ने ऐसी जो क्राफ्ट बनाई जिसमें लगभग myriad ह्यूज मतलब अनकाउंटेबल कलर्स का यूज करके उस क्राफ्ट को बनाया है। तो ये भी एक जो स्टेटमेंट है जिसमें हम कहेंगे इमेजरी वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज यस, fill in the blanks with suitable phrase. The poem includes auditory image to mention the artisans with lutes and dash emphasize the sound associated with each vocations। तो यहाँ पर बात करें तो हम कहेंगे कि कुछ वर्ड्स ऊपर पोएम में आए हैं जिससे ऑडिटरी इमेज जो है मेंशन होती है। तो इसमें हम यूज करेंगे, एक वर्ड आया था बच्चों द इलेक्ट्रीशियन हमिंग, इलेक्ट्रीशियन हमिंग। और हम बात करें तो बोटमैन के बारे में एक वर्ड है सेलिंग, सिंगिंग, जस्ट वेट, सिंगिंग वाइल एट वर्क, वाइल एट वर्क। तो ये हम लिखेंगे, पहले में लिखेंगे आर्टिसंस विद ल्यूट, ऑडिटरी इमेज है ना, जिसमें जैसे यहाँ आर्टिसंस जो ल्यूट है, ल्यूट को प्ले करता है तो कहीं ना कहीं वो ल्यूट की आवाज हमें सुनती है। ऑडिटरी इमेजरी इसी को कहा गया जिसमें सुनने के बारे में, जिसको सुनने से हमारे मन, जब रीडर किसी पोएम को पढ़ता है कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जहां पर ऑडिशन मतलब ऑडिटरी वर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम ऑडिटरी इमेजरी। ठीक, तो ल्यूट से जब प्ले होती है तो हमें एक आवाज सुनती है। और इलेक्ट्रीशियंस हमिंग और सेलिंग, सिंगिंग वाइल एट वर्क, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पर पोएम में यूज हुए हैं। अब है नेक्स्ट मेटाफर। मेटाफर को बच्चों, अब ये जो आगे वर्ड्स दिए गए मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटिशन, एलिट्रेशन, ये बच्चों
हिंदी में इनको, हिंदी के टीचर ने आप लोगों को अलंकार सिखाए होंगे। अब यहाँ पर अब हम अलंकारों की बात करेंगे। रूपक अलंकार बोलते हैं मेटाफर को। मेटाफर क्या होता है कि एक पर्सन है, एक पर्सन कह सकते हैं, या फिर कोई, हम थिंग्स की बात करेंगे, किसी चीज को किसी पर्सन के साथ बिल्कुल एज इट इज, किसी थिंग्स की क्वालिटीज को किसी पर्सन पर या किसी प्लेस पर या किसी आइटम्स पर एज इट इज जो है थोप दिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार या मेटाफर। कंपैरिजन वेयर वन थिंग इज सेड टू बी अनदर, कि एक चीज को एज इट इज जो है दिखाया जाता है दूसरे के साथ। जैसे यहाँ बात की गई स्टेट वेदर, इसको हम एक हिंदी के उदाहरण के साथ समझते हैं। एक बड़ा ही रूपक अलंकार का बच्चों बड़ा एक सुंदर सा उदाहरण है। कृष्ण जी कह रहे हैं यशोदा माता से कि मैया मैं तो, हिंदी से समझते हैं थोड़ा सा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब देखो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, चंद्र खिलौना। अब आप मुझे बताइए कि इज इट पॉसिबल कि चंद्र खिलौना होता हो? नहीं, यहाँ कृष्ण जी का कथन है कि मुझे वो खिलौना चाहिए जो बिल्कुल सिमिलैरिटी के साथ हो। किसकी साथ? चांद के साथ सिमिलैरिटी हो। जो चांद में क्वालिटीज है वो बिल्कुल सारी की सारी क्वालिटी उस खिलौने में होने चाहिए जो मुझे चाहिए। ठीक, तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पर चंद्र खिलौना। यहाँ भी ऐसा ही है, एक वर्ड दिया गया यहाँ पर डिलीशियस सिंगिंग। अब आप देखेंगे द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज a metaphor because it implies that the quality of the singing is so enjoyable or pleasing that it can be equated to experience of tasted something delicious। यहाँ बात की गई है कि देखो खाना भी, खाना जो है आप देखेंगे कि यहाँ बात की गई है कि मेटाफर है यहाँ पर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सिंगिंग इज सो इंजॉयबल और प्लेजिंग। जो गाना जब हम सुनते हैं तो गाना सुनते समय भी जो फीलिंग या इमोशंस होते हैं उनको, वो कई बार ऐसे होता है कि इंजॉयबल इमोशंस होते हैं या प्लेजिंग होते हैं। और खाने में भी ऐसी ही कुछ क्वालिटी होती है। जब आप बहुत शानदार और लजीज खाना खाते हो तो आप जो है ऐसे ही एक्सप्रेशंस शो करते हैं। आप कई बार कहते हैं कि जैसे बहुत अच्छा खाना बन गया तो आप मम्मी को या पापा को ये कहते हैं कि आज का खाना जो है इज द बेस्ट फूड, क्योंकि आज जो है खाने में बड़ा जो है इंजॉय फील किया है, बड़ा ही टेस्टी खाना था जिसको खाकर जो है मन बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक, तो यहाँ पर डिलीशियस सिंगिंग बताया गया कि खाने, जो गीत में जो क्वालिटी होती है कि गीत को सुनकर हम इंजॉय करते हैं या फिर हमें सुकून मिलता है, तो ऐसे ही खाने में भी क्या होता है, जब किसी खाने को टेस्ट करते हैं तो वो भी कुछ हमें डिलीशियस लगता है और उसमें भी हमें सुकून या हम कहेंगे इंजॉय उस चीज को हम करते हैं या हमें बहुत खुशी मिलती है खाने को खा के। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसको कोई नॉन लिविंग थिंग करते हुए करेगी। नॉन लिविंग थिंग, ठीक, नॉन लिविंग थिंग जब कोई ह्यूमन एक्टिविटीज करती हुई दिखाई जाए तो वहां होता है पर्सोनिफिकेशन। सेलेक्ट द लाइन दैट टेल अस दैट द पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशंस बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटी टू देम। अब यहाँ बात की गई है ना कि पर्सोनिफाई वोकेशंस बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमंस लाइक क्वालिटी, कि किसी, जब कवि क्या करता है कि कविता में किसी एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन की जो क्वालिटीज है उनको करते हुए दिखाता है, तो वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन की बात की जाए तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन का। पहली लाइन दी गई है पोएम की। चलिए पोएम में चलते हैं हम एक बार ऊपर। पोएम कहाँ दी गई है, जस्ट वेट, यहां लिखा है, ये रहा। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। पोएट कह रहा है कि मैंने सुना है कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है किसको, द वेरिड वोकेशंस। अब देखो सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशंस जो करते हैं वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, गॉट इट। लेकिन भारत जो है, भारत को ये ह्यूमन क्वालिटी करते हुए दिखाया गया इस पोएम में। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी क्या है कि वो जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं,
कूदते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, ये सब क्या है हमारे जो है क्वालिटीज है। बट यहाँ पर जो सेलिब्रेशन की जो क्वालिटी दिखाई गई है वो कौन कर रहा है, वो हमारा कंट्री कर रहा है, भारत देश कर रहा है। तो यही लाइन जो है फर्स्ट लाइन ही यहीं पर ही जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। चलिए अब हम वापस लौटते हैं वही प्रश्न पर। नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। अब ये क्या है, अलिट्रेशन रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब पुनरुक्ति, रिपीटिंग वर्ड्स, फ्रेज, लाइंस फॉर एम्फेसाइज और इफेक्ट इन द पोएम। कई बार पोएट क्या करता है, कुछ वर्ड्स को या फ्रेज को या पूरे सेंटेंस को ही रिपीट करता है सो दैट कि पोएम में किसी चीज पर एम्फेसाइज या जोर दिया जा सके या फिर किसी तरीके का खास इफेक्ट लाने के लिए पोएट ऐसा करता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है रिपीटेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वाइड वेकेशन हाई। देखो ये लाइन जो है बच्चों आप पोएम में देखेंगे स्टार्टिंग में भी है और जो है एंड ऑफ द पोएम में भी यही सेम लाइन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा गया कि पोएट ने ऐसा क्यों किया है। ठीक, पोएट ने ऐसा क्यों किया है कि जो है फर्स्ट में भी सेम लाइन रिपीट की और जो है एंड में भी सेम लाइन रिपीट की है। तो इसके आंसर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिख देते हैं हम द रिपीटेशन। इससे क्या होता है, जब रिपीटेशन करते हैं तो एम्फेसाइज होता है, एम्फेसाइजेस द, कहीं ना कहीं पोएट चाहता है कि उसका पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो उभर कर सामने आए, वो हाईलाइट करना चाहता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया है पोएम की का कि द यूनिटी और इंडिया की डाइवर्सिटी, इसके अलावा एंड डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ लेबर इन भारत। जब कभी भी कवि पोएम में किसी वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करता है तो वो उस पोएम के सेंट्रल आइडिया को हाईलाइट करना चाहता है या फिर उस आइडिया पर एम्फेसाइज जोर देना चाहता है। तो यहाँ पर जो पोएम में जो क्वालिटी शो की गई है पोएम की, तो वो है कि इंडिया में जो है लेबर वर्क जो है उसकी सम्मान करना चाहिए और हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है वोकेशंस में, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अब है नेक्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। पोएम में कई बार कवि क्या करता है कि कुछ वर्ड ऐसे यूज करता है जिनकी स्टार्टिंग सेम लेटर से होती है, सेम लेटर से। पोएम में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी जो शुरुआत है सेम लेटर से होती है। तो हमने 2 एग्जांपल लेने हैं, तो इसके लिए हम 2 लाइनें यहाँ लिखेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। एक तो जगह पर आया है वैरिड वोकेशन, ठीक है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वैरिड वोकेशंस, आई हियर, तो ये वी आया। एक जगह पर एक वर्ड है बच्चों पोएम में वर्क विद, वर्क विद केबल्स एंड वायर्स। ठीक, तो यहां पर भी देखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, तो यहां पर रिपीटिंग वर्ड क्या है, सॉरी रिपीटिंग लेटर है डब्ल्यू। ठीक, यहां पर है वी रिपीटिंग लेटर। सो इन दोनों में एलिट्रेशन है। सिंबोलाइज्म, ठीक है, सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि यूजिंग थिंग्स पर्सन टू रिप्रेजेंट अ डीपर आइडिया ऑफ द पोएम। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को, कुछ पर्सन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस लिए कि पोएम का जो डीप आइडिया है वो उभर कर आ सके, तो उसको कहते हैं सिंबोलिज्म। ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेज समथिंग मोर जस्ट देन जस्ट अ जॉब, व्हाट डज इट सिंबलाइज। यहाँ पर कहा है कि जो पोएम है इसमें हर एक वोकेशंस को सिंबलाइज किया गया है मोर देन जस्ट अ जॉब। तो व्हाट डज इट सिंबलाइज, तो ये क्या सिंबलाइज करता है, तो हम यहां लिखेंगे ईच वोकेशन, ईच वोकेशन सिंबलाइज, सिंबलाइज करता है द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर। पोएम में दिखाया गया है क्या कि इंडिया में जो
इंडियन कल्चर है वो रिचनेस है, यहाँ के लोग बड़े ही हार्ड वर्क हैं, एंड हम कहेंगे एंड डेडिकेशन, रिच हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। इसके बाद हम लिखेंगे कि भारत के लोग सेल्फ रिलायंस हैं, आत्मनिर्भर हैं, और लिखेंगे एंड द यूनिटी ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, टू सोसाइटी इन different ways. So this is the right answer. Each vocation, जो यहाँ पोएम में वोकेशंस यहाँ पर दिखाए गए हैं वो सिंबलाइज करते हैं कि क्या, रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर, हार्ड वर्क और डेडिकेशन ऑफ द पीपल, सेल्फ रिलायंस एंड द यूनिटी ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। तो ये हो गए हमारे बच्चों ग्रामर पोर्शन। अब हम चलते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर। यहाँ पर पोएम का एक स्टेंजा दिया गया है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है। द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, जो है शू मेकर क्या करता है कि डिक्लेयर करता है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि उसका जो काम है वो बड़ा ही क्वालिटी वर्क है। फॉर द फीट, जो उसने शू बनाए, ठीक है, that work, walk, dance, fun, run, jump, return home. The delicious singing of cook or the rhythm of designer mason, each celebrating what belong to them and to none else. अब यहाँ पर जो है दिया गया है पहला क्वेश्चन। The poet says that shoemaker affirm the quality of their work. What does affirm refer to here? हमने जो है affirming का बच्चों ऊपर जो है synonyms लिखा था और हमने लिखा था कि to declare positively। तो यहाँ पर एक आंसर दिया गया है to declare with confidence, तो ये इसका सही आंसर होगा। affirming का मीन्स मतलब होता है कि to declare with confidence and जो है declare with positively, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है what do quality shoe help us according to the poet। देखो जो क्वालिटी शू है वो किसमें सहायता करते हैं, यहां लिखा गया है। यदि क्वालिटी शू बने हैं तो वो किसमें हेल्प करेंगे, वॉक में, वॉक, जंप, रन, डांस और घर वापस आने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे साइड में ही। बात की गई क्वालिटी शू की, तो हम लिखेंगे क्वालिटी, जस्ट वेट, क्वालिटी शू हेल्प अस द फीट टू वॉक। क्वालिटी शू जो होंगे वो हेल्प करते हैं पैरों की किसमें, चलने में, रन करने में, जंप करने में, और बात की जाए डांस करने के लिए, एंड रिटर्न होम सेफली। यही ऊपर बात मेंशन की गई थी, यही सब चीजें हमने लिखी है कि जो क्वालिटी शू है वो क्या करते हैं फॉर द फीट, कि भाई जो क्वालिटी शू बनेंगे वो हेल्प करते हैं पैरों के लिए चलने में और डांस करने में, रन करने में और जंप करने में और रिटर्न घर वापस होने में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज। जो रिटर्न होम वर्ड जो ऊपर यूज हुआ है स्टेंजा में वो क्या दर्शाता है, बिसाइड्स द लिटरल एक्ट ऑफ रिटर्निंग। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि जो रिटर्निंग होम है, जस्ट वेट, रिटर्निंग होम सिंबलाइज क्या करता है, सेफ्टी, कि घर जो शू अच्छे क्वालिटी के शूज होंगे तो हम घर वापस लौट सकते हैं। इट मीन्स कि शूज अच्छे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम घर पर सेफली विद सेफ्टी जो है हम घर वापस आ सकते हैं। और अच्छे शूज हमें क्या देते हैं, कंफर्ट देते हैं, कंफर्ट एंड द एंड्स ऑफ अ डेज जर्नी। सो दिस इज द राइट आंसर।
ठीक। रिटर्निंग होम्स सिंबलाइज सेफ्टी, कंफर्ट एंड द एंड्स ऑफ अ डेज जर्नी। इसके बाद यदि आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इट शोज दैट गुड शूज सपोर्ट अस टिल वी रीच अवर, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये ऐड कर सकते हैं, इट शोज, ये जो लाइन है ये दिखाती है कि दैट यदि गुड शूज होंगे, अच्छी क्वालिटी के शूज होंगे, वो सपोर्ट करते हैं किस चीज को, सपोर्ट अस टिल वी रीच आवर सेफ place. Got it? So this is the right answer. Now next is identify the phrase that tell us that every worker's contribution is distinct. तो यहाँ पर एक जो है सेंटेंस दे रखा है पोएम में, वो है कि each celebrating what belong to them and none of else। ये जो स्टेटमेंट है ये बताती है कि जितने भी वोकेशंस हैं हमारे यहाँ, जितने भी लोग काम धंधा करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो उनका काम है, जिससे वे संबंधित हैं। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम, सभी भारत में सभी लोग अपने अपने काम को, अपने अपने वर्क को बड़े पैशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो काम दूसरों से संबंधित, नन एंड टू नन एल्स, जो दूसरों से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे बात करें हम इलेक्ट्रीशियन की, पोएम में बताया कि इलेक्ट्रीशियन जो है अपना काम जो है इंजॉय कर रहा है। बात की जाए क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन है, ठीक, तो वो भी अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है। इसके बाद बात करें शू मेकर, ठीक, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो काम उनसे संबंधित है। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये इसका आंसर होगा। फ्रेज टेल अस द एवरी वर्कर्स कंट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, जंप, रन, रिटर्न, होम्स, रेफर टू। तो ये जो है किस चीज को हम कहें कंप्लीट करना चाहिए सुटेबल वर्ड के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे ये क्या है, रेफर टू डिफरेंट एक्टिविटीज, रेफर्स टू द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इंसानी जीवन की अलग अलग एक्टिविटीज। तो ये है बच्चों, अभी हमने जो पोएम का स्टैंजा दिया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। अब है मेन क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चन है। व्हाई डज द पोएट सेज आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वैलिड वेकेशन आई हियर। इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों हमने एक ही जगह लिख रखे हैं। थोड़े से कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, उनको हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वोकैबुलरी दी गई है, पीपल इन डिफरेंट वोकेशंस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, मैच द वोकेशंस। ओके, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काम दिए गए हैं, वोकेशंस हैं, उनको हमने यहाँ पर फिल करना। अ पर्सन हु स्टडी और ग्रो गार्डन प्लांट्स, तो जो व्यक्ति क्या करता है कि गार्डन में पेड़ पौधों की स्टडी करता है, पेड़ पौधे उगाता है, उसको बोलते हैं बच्चों हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। सेकंड है अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, हमारे घर के आसपास बच्चों एक आशा वर्कर होती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं, वो क्या करती है, फीमेल जितनी भी होती हैं फीमेल, उनकी हेल्प करती है आशा वर्कर। अब प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेरिकल्चर। ये है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। जो सिल्क है, रेशम है, रेशम का आपने देखा होगा सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा, और उससे सिल्क बनाया जाता है। जो इस तरीके के फील्ड में काम करता है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स और चॉकलेट, तो वो होता है कन्फेक्शनर। नेक्स्ट अ मेटल वर्कर हु स्पेशलाइज इन वर्किंग विद प्रीशियस मेटल देन गोल्डस्मिथ, और अ पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल टुगेदर, ये यहाँ पर पिक्चर दी गई है, इसको कहते हैं वेल्डर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेल्डर क्या करता है, जो मटेरियल्स को जोड़ता है फ्यूजेस के करके, यहाँ दिखाया भी गया तो उसको बोलते हैं वेल्डर। अब यहाँ आशा वर्कर की फुल फॉर्म दी है। ठीक है, आशा इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इसमें बेसिकली वुमेन्स काम करती हैं, वुमेन होती हैं, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फीमेल वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, एनएचआरएम के अंडर ये काम करती है सारी फीमेल। अब कुछ एक और वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, इनको भी देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर को जो है पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द कॉलम बी। ओके, दैट इज नॉट सिनोनिम्स। मीरियड्स, मीरियड्स का मतलब होता है काउंटेबल, इनमरेबल, न्यूमरस, अबंडेंट। तो हम बात करेंगे
जो काउंटेबल वर्ड है वो इसका सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। न्यूमरस, इननंबरेबल, ये तो है ही, ठीक है। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है शेड, हमने ऊपर बात की थी, और ये तीनों होते हैं कलर्स, शेड, टिंट्स, तो ड्राइंग नहीं होता, तो ये इसका आंसर नहीं है। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक। वैरिड, वैरिड मींस डाइवर्स, यूनिफॉर्म, डिफरेंट, असॉर्टेड। डिलीशियस मतलब माउथ वाटरिंग, इनएडिबल नहीं होता, ठीक है, इनएडिबल गलत हो गया। टेस्टी, फ्लेवरफुल, ये दोनों होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन थे, उनका राइट आंसर क्या होगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट सेज आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हियर। सो ये पोएम में फर्स्ट ही सेंटेंस है कि क्यों कहता है कवि कि भारत जो है सेलिब्रेट कर रहा है वेरिड वेकेशन। आंसर इज द पोएट सेज this because he hears the sound of different workers doing their jobs like carpenters, electricians, boatmen, cooks, and etc. All these sounds together feels like a song. For the poet, the dignity and joy in each person's work is a celebration of Bharat's unity in diversity. So this is the right answer of the first question. Second is, what does the electrician's humming while getting ready for work suggest? So answer is, it suggests that the electrician is happy, energetic, and takes pride in his work because he loves his vocation and knows his work brightens our lives. So, this is the second answer. Now, if we talk about the third question, explain the significance of the line. Line is the vocation of their the voice of their vocation is the voice of their identity. Why does the poet say this line? This line means a person work defines who they are, कि जो काम है वही दिखाता है कि पर्सन वर्क, एक पर्सन का जो काम है वही उसकी आइडेंटिटी होता है, वही उसको डिफाइन करता है। अ कारपेंटर, अब एग्जांपल दिए गए हैं जैसे अ कारपेंटर्स आइडेंटिटी इन इज इन हिज वुडवर्क, अ कुक्स इन हिज फूड। द पोएट सेज आवर जॉब्स आर नॉट जस्ट फॉर मनी, they give us dignity, purpose, and unique identity. Our vocation is our voice. So this is the right answer of the question number 3. Now, question number 4. Do you think the role of all the people belonging to the different vocations is important in our daily lives? सो क्वेश्चन ये कहा है कि क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंट वेकेशन से संबंधित जो लोग हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है। यस, यस, एवरी वोकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी डिपेंड ऑन कारपेंटर्स फॉर फर्नीचर, यू नो, कि इफ देयर इज सम वर्क रिगार्डिंग वुड, और यदि हमारे घर में कुछ ऐसी खराब हो जाता है लकड़ी का काम, तो हम डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड ऑन कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन फॉर लाइट, शू मेकर फॉर शू, कुक्स फॉर फूड। द पोएम shows no work is small. If one vocation stops, our daily lives get disturbed. All are interconnected. So the answer tell us about ki we all are depend on the vocations, ठीक है। sorry, we all are depend on the different people, those who live in the community like shoemaker, tailor, electrician, carpenter, shoemaker. Now, question fifth. What is question fifth? Why is the poet celebrating all the vocation in the poem? क्यों हर एक जो काम है उसको एक जश्न की तरह से देखता है, क्यों उन सभी कामों को सेलिब्रेट करता है? Explain by giving examples from your context. Okay. So answer is, the poet celebrates all vocations because every vocation has dignity and value. For example, farmer provide food, tailor stitch, क्या करता है? Tailors
stitch clothes, electricians repair power system, potters make diyas and pots, shopkeepers supply daily necessities. The poem reminds us that a teacher, farmer, driver, sweeper all help build भारत टुगेदर। ये जितने भी काम है लाइक टीचर, फार्मर, ड्राइवर, स्वीपर, ये क्या बिल्ड करते हैं? भारत को बनाते हैं। इनके बिना भारत नहीं है। विदाउट दैम डेली लाइफ वुड बिकम डिफिकल्ट। इफ इन आवर सोसाइटी ये सब नहीं होंगे लाइक टेलर, शू मेकर, मैसून, तो हमारी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ एवरीडे वर्क? सेंसरी इमेजरी कैसे यूज करता है सो दैट कि हर एक जो दिन का जो काम है उसकी ब्यूटी बाहर आ सके? सो द आंसर इज द पोएट यूजेस ऑडिटरी इमेजरी। इसके लिए क्या करता है पोएट? ऑडिटरी इमेजरी का यूज करता है through sounds like singing, humming, and rhythms, and the visual imagery through descriptions of workers performing their tasks. These details make everyday work appears lively, colorful, beautiful, and meaningful instead of boring. सो पोएट जो है पोएम में दो तरीके की इमेजरी यूज करता है, एक ऑडिटरी और एक यूज करता है विजुअल इमेजरी। इन दोनों की बात हमने पहले इसी वीडियो में ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में की भी थी, किस तरीके की इमेजरी यूज करता है। इमेजरी मतलब हमने पढ़ा था कि बिंब योजना। इमेजरी जिसको पढ़ने से हमारे माइंड में, रीडर्स के माइंड में पिक्चर क्रिएट होती है। ठीक, तो पोएट जो है यहाँ पर ऑडिटरी और विजुअल इमेजरी का यूज करता है। ठीक, तो इमेज ऑडिटरी के लिए साउंड लाइक सिंगिंग, हमिंग एंड रिदम, और विजुअल के लिए लाइक वर्कर्स परफॉर्मिंग देयर टास्क, तो इस चीज का डिस्क्रिप्शन करता है। इससे क्या होता है? दीज डिटेल्स मेक एवरीडे वर्क appears lively, colorful, beautiful and meaningful instead of boring. So ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। यदि ये पूरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, आपकी हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।